नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। वेलकम टू लर्न स्मार्ट एडू चैनल। मेरा नाम है अंशुमन सरकार। दोस्तों आज हम बात करेंगे नेपाल की। दोस्तों अभी जो जुलाई महीने में बने हैं नेपाल के नए प्रधानमंत्री खड़ग प्रसाद शर्मा ओली, केपी शर्मा ओली, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने जो है पुष्प कमल दहल प्रचंड के सरकार को गिराया और फिर नेपाली कांग्रेस के साथ हाथ मिला के वो बन गए प्रधानमंत्री। जुलाई महीने में बने हैं, लेकिन वो बैठे हुए हैं कि कब आएगा चाइना से बुलावा, कब आएगा निमंत्रण, मैं जाऊंगा चाइना घूमने। चाइना मेरे जो है आका जो है वहाँ बैठे हैं। एक्चुअली क्या है, कम्युनिस्ट्स जो है नेपाल के, उनके जैसे हज पिलग्रिमेज होता है ना, जैसे हज के लिए मुस्लिम जाते हैं सऊदी अरब, उसी तरह से ये कम्युनिस्ट जितने हैं दुनिया भर के, ज़्यादातर हमारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के जितने हैं वो भागते हैं चाइना, बीजिंग जाते हैं। इसीलिए वो बैठे थे केपी शर्मा ओली इस ताक में कि कब बुलावा आएगा। एक्चुअली में क्या हुआ, चाइना भी उन्हें इनविटेशन भेज नहीं रहा था। भेज क्यों नहीं रहा था? भेज इसलिए नहीं रहा था क्योंकि ना वो एक्चुअली में क्या है, जो हमारे जो 79th यूनाइटेड नेशंस का जनरल असेंबली हुआ था, सितंबर महीने के आखिर में हुआ था। तो तब क्या हुआ था ना, प्रधानमंत्री मोदी जी से, हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके साथ केपी शर्मा ओली जो है, उन्होंने एक साइड लाइन्स में यूएन सेक्रेटरी, जो यूनाइटेड नेशंस का जो जनरल असेंबली हुआ था, उसके साइड लाइन्स में एक मीटिंग करी थी। 45 मिनट का मीटिंग हुआ था। केपी शर्मा ओली बाहर आके उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा मीटिंग हुआ है, लेकिन ओवरऑल जो कि डिप्लोमेसी में ऐसे पता चला था कि मतलब भारत इतना खुश नहीं है केपी शर्मा ओली के साथ, होली से। अब चाइना नज़र रखे हुआ था कि कहीं भारत तो बुला ना ले पहले केपी शर्मा ओली को। तो उन्होंने, अगर भारत बुला लेता है तो केपी शर्मा ओली भारत आ जाएंगे, लेकिन वो इंतज़ार करते रहे। भारत ने इनविटेशन नहीं दिया। भारत ने क्यों इनविटेशन नहीं दिया? देखिए, केपी शर्मा ओली जो है, जिस दिन से प्रधानमंत्री बने हैं, वो एकदम चाइना के एजेंट हैं, नेपाल में बैठे हुए हैं। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो है अपने मैप में लिम्पियाधोरा, फिर लिपू लेक और काला पानी, जो कि भारत का इलाका है, वो नेपाल के मैप में उसको दर्शाया है। और फिर उन्होंने क्या कहा कि हम नेपाल के करेंसी नोट में ये इस मैप को छापेंगे। एक तरफा डिसीजन लेते गए। और अब दोबारा से प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि नेपाल का जो नया नोट छप रहा है बीजिंग में, जो चाइना में छपेगा, उसमें ये नया मैप डालेगा। तो भारत इससे बिल्कुल खुश नहीं है। भारत के इलाके को नेपाल का इलाका बता के आप लोग मैप में दर्शा रहे हो, इतनी हिम्मत। सदियों से ये जो हमारा रिश्ता है भारत नेपाल का, और इसको 2 मिनट में ये कम्युनिस्ट जो हैं बैठे हुए नेपाल में अभी राज कर रहे हैं, उन्होंने तोड़ दिया। तो चाइना बड़ा खुश हो गया। चाइना ने कहा कि देखो, भारत ने तो इसको नहीं बुलाया, अब काम करते हैं, इसको हम बुला लेते हैं। तो नवंबर महीने के 6 तारीख को उन्होंने उनके एम्बेसडर के थ्रू इन्विटेशन भेजा। उनका जो प्राइम मिनिस्टर है ली चिंग, उसने एक इन्विटेशन भेजा और उसको हाथों हाथ उनको दिया गया, केपी शर्मा ओली को। केपी शर्मा ओली खुश। लेकिन जब शी जिनपिंग तो अभी बहुत व्यस्त थे, उनको G20 अटेंड करना था, तो उन्होंने कहा कि उनको चाइना से आया खबर कि भाई दिसंबर 2 से दिसंबर 6 तारीख के बीच अब आ जाना। तो ये पहुंच गए चाइना, केपी शर्मा ओली। अब केपी शर्मा ओली का जो है ये तीसरा विजिट है चाइना। वो पहले विजिट 2015-16 शायद गए थे, या 14-15 में गए थे, फिर 16-17 में गए थे। फिर वो जब जब प्रधानमंत्री बने हैं नेपाल के, तब तक वो गए चाइना। और वो अभी जो है सबसे चहेता जो है चाइनीज़ एजेंट है नेपाल में, अब बोल सकते हैं ये बात। तो हुआ क्या है, अब उन्होंने 7.5 साल पहले उन्होंने ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो कि शी जिनपिंग का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसके चाइना के साथ उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लेके एक MOU साइन किया था। एक्चुअली भी क्या है, चाइना के ये बोलना है कि
ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो एमओयू साइन हुआ है, इसमें क्या है, लैंड पोर्ट्स, रोड्स, रेलवेज, एयरवेज और टेलीकम्युनिकेशन, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जितना है नेपाल का, इससे वो चाइना डेवलप करेगा नेपाल के अंदर। तो कनेक्टिविटी जो चाइना मतलब तिब्बत और नेपाल के बीच जो है कनेक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगी। तो इसके चलते वो लोग ये कर रहे हैं कि चाइना से कैसे जल्द जो है सारा सामान नेपाल पहुंच सके, और या फ्यूचर का मैं बात बाद में करूंगा। तो क्या हुआ 7.5 साल पहले, तो उसके बाद जब प्रचंड बीच में प्रधानमंत्री बने, तब केपी शर्मा ओली उनके गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे थे। तो उनको लगा कि ये पुष्प कमल दहल प्रचंड जो है अभी BRI प्रोजेक्ट शायद उसको आगे बढ़ा ले। लेकिन हुआ क्या था, वो और नारायण काजी श्रेष्ठ वो गए थे, लेकिन कुछ सफलता नहीं हुआ। तो जब चाइना ने देखा कि ये प्रचंड को देके कोई काम हो नहीं सकता है, तब उन्होंने केपी शर्मा ओली को क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि इसको हटा दे भाई, फिर दोबारा से गवर्नमेंट कर और हमारा जो काम है उसको आगे बढ़ा। अब नेपाली कांग्रेस के साथ उन्होंने साझा सरकार बनाया, लेकिन नेपाली कांग्रेस, ये जाने से पहले नेपाली कांग्रेस ने कहा कि देखिए, आप BRI का प्रोजेक्ट जो भी है, MOU हो या प्रोजेक्ट के लिए आप जो भी एग्रीमेंट कर देंगे चाइना के साथ, वो कोई भी एग्रीमेंट जो होगा, कोई किसी भी तरह का लोन चाइना से नेपाल नहीं लेगा। जो भी प्रोजेक्ट्स चाइना करेगा नेपाल में, वो इधर एड के थ्रू करेगा या बहुत ही कम दर में लोन के थ्रू करेगा। तो ये नेपाली कांग्रेस के सपोर्ट से चल रहा है अभी केपी शर्मा ओली का गवर्नमेंट। तो ये उनका जो है कंडीशन था। तो अब जो है आरजू राणा देओबा जो कि फॉरेन मिनिस्टर है, वो गई थी चाइना। तो चाइना जाने के बाद बातचीत हुई। 2020 में जो कंडीशन लगाए थे चाइना ने BRI एग्रीमेंट को लेके, नेपाली कांग्रेस ने सारी चीज़ों में पानी फेर दिया। तो हुआ क्या ना, अब जो है जो नए एग्रीमेंट में उन्होंने कहा कि नहीं, ये ग्रांट या असिस्टेंस जो है, मॉनेटरी असिस्टेंस में ही सारे BRI के प्रोजेक्ट्स होंगे। अब जब गए, इन्होंने उससे पहले ड्राफ्ट भेज दी, तो चाइना जो है वो राज़ी नहीं हो रहा था। और फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक फ्रेमवर्क फॉर BRI कोऑपरेशन जो है उसके ऊपर MOU साइन किया है। नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर जो है आरजू राणा देओबा, उनका कहना है कि ये वो जो BRI का जो 2017 में नेपाल ने जो साइन किया हुआ था MOU, उसी का ये कंटिन्यूशन है। और चाइना का ये कहना है कि चाइना जो है ये फ्रेमवर्क का जो एग्रीमेंट है ये 3 साल तक वैलिड रखेगी, और म्यूचुअल कंसेंट में और 3 साल तक वो आगे बढ़ सकता है। इसका मतलब ये है कि ये एग्रीमेंट भी जो है 3 साल के लिए बनाई गई है। और इसमें जो है उन्होंने शब्द को भी बदला है। उन्होंने ये शब्द का इस्तेमाल किया है एड असिस्टेंस फाइनेंसिंग। तो ये जो है बहुत डेलिब्रेशन के बाद चाइनीज साइड और नेपाली साइड के बीच होने के बाद एग्रीमेंट में ये शब्द जो है एड असिस्टेंस फाइनेंसिंग वर्ड को, उसमें उन्होंने उसका उल्लेख किया है या जिक्र किया है उस एग्रीमेंट में। तो एड और फाइनेंसिंग मोडेलिटीज़ और लोन में बहुत अंतर होता है, लेकिन फिर भी ये थोड़ा एम्बिगुअस है। ये आगे चल के पता चलेगा एग्जैक्टली ये जो फाइनल प्रिंट्स जो है एग्रीमेंट का क्या है। अब ये हो गया है, तो चाइना लोन नहीं, ये असिस्टेंस या एड के तौर पे जो देगी, जो भी प्रोजेक्ट्स BRI के अंडर होगी तो उनमें एड या असिस्टेंस के तौर पे दिया जाएगा। लेकिन अब इस फ्रेमवर्क में उन्होंने शायद 8 या 9 एग्रीमेंट साइन किए हैं, जिन पे सड़कें बनेंगी, टनल बनेंगी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स बनेंगी, ये सारी चीज़ें बनेंगी। अब मज़ेदार बात यह है, चाइना का जो मेन आइडिया क्या था कि देशों को लोन के चपेट में ले आए। तो वो चाहता था कि नेपाल कैसे लोन के चपेट में आ जाए। तो इसीलिए वो चाहता था कि लोन देगा और प्रोजेक्ट्स बनेंगे, फिर उसी से वो लोन, उसी के आमदनी से नेपाल लोन वापस करेगा। लेकिन इस बार जो है उसके जो आइडियाज़ में पानी फेर दिया। किसने पानी फेर दिया? नेपाली कांग्रेस ने। नेपाली कांग्रेस ने टांग अड़ा दी, अड़ंगा खड़ा कर दिया
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूएमएल, जो कि केपी शर्मा ओली की पार्टी के लिए, क्योंकि ना वो अभी जो है नेपाली कांग्रेस के सपोर्ट से सरकार चला रहे हैं। अब नेपाली कांग्रेस ने कह दिया कि भाई लोन नहीं, क्योंकि ना चाइना जो है हर किसी को धोखा देता है। देखिए श्रीलंका डूबा कैसे था, चाइनीज लोन दे दे के फिर वो वापस नहीं कर पाया। तो हेम्बनटोटा पोर्ट जो है जिसको डेवलप करा है नेपाल में चाइना ने श्रीलंका में, आप लोगों को पता है 100 साल के लिए वो ले गया है उस पोर्ट को चाइना। तो इसी तरह से अगर नेपाल में वैसे प्रोजेक्ट्स बन जाते हैं तो क्या होगा, 100 साल 200 साल के लिए वो सारे प्रोजेक्ट्स वो ले जाएगा चाइना। फिर आप लोग क्या करोगे, अपने चाइना जो है कुछ भी लेके वहाँ बिठा, कोई भी आदमी को ला के वहाँ बिठा सकता है, आर्मी के हो या अपनी इंटेलिजेंस के लोगों को, किसी भी तरह के लोगों को वहाँ अपने देश ला के बिठा सकता है, कुछ भी कर सकता है उस प्रोजेक्ट के नाम पे। तो ये डर है। तो ये नेपाली कांग्रेस ने बड़ी अच्छी अच्छा काम किया है। देखिए नेपाली कांग्रेस जो है नेपाल के हित के बारे में सोच रहा है, लेकिन केपी शर्मा ओली क्या है, उनको लोन चाहिए, लोन के थ्रू प्रोजेक्ट्स चाहिए। तो उसमें क्या होता है, कमाई बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बनाया है, किसके कहने पे बनाया है, चाइना के कहने पे बनाया है, और लोन चाइना ने दिया है। आमदनी 98, खर्चा रुपया। तो हुआ क्या है, अब लोन के किश्त वापस नहीं हो रहे हैं, क्यों ना आमदनी ही नहीं है, कोई एयरक्राफ्ट वहाँ लैंड नहीं कर रही है। क्यों लैंड नहीं कर रही है, क्योंकि भारत अलाउ ही नहीं कर रहा है हमारा एयर स्पेस, भारत के एयर स्पेस से कोई जाके वहाँ लैंड करे। क्योंकि ना जब चाइना से करी थी, ये चाइना को दिया था प्रोजेक्ट, भारत को पूछ के दिया था नहीं ना। अब मैप में बदलाव लाया, भारत से पूछा था कि ये जो है हम दावा कर रहे हैं, हम मैप चेंज करेंगे, बात की थी, नहीं की थी, एक तरफा किया था। अब भारत भी जो है सारी चीजें एक तरफा करेगा। जब तक केपी शर्मा ओली है वही करेगा भारत, क्योंकि ना आप अगर दोस्ताना हाथ बढ़ाओगे तो भारत भी दोस्ताना हाथ बढ़ाएगा। अगर आप बोलोगे कि नहीं हम भारत के दुश्मन के साथ हाथ मिलाएंगे, भारत को सबक सिखाएंगे, भारत फिर इंडिया विल रियलाइज कि क्या है, अब करते रहो, भुगतो। अब कैसे पैसे वापस करोगे, या चाइना पोखरा एयरपोर्ट ले जाएगा, अब फिर लाके अपने जो युद्ध विमान लाके खड़ा ना करे, किसको पता है ये बात। तो यहाँ ये बात होके खड़ी हुई है। अब ये जो इसका जो ऑब्जेक्टिव है, बेसिकली इस फ्रेमवर्क का ऑब्जेक्टिव क्या है, इसमें जो BRI का जो ऑब्जेक्टिव है, इसमें कहा है कि ये फाइनेंशियल और टेक्निकल कोऑपरेशन देगी चाइना हर एक प्रोजेक्ट में, जो 9 प्रोजेक्ट्स जो भी है, टनल, सड़कें, ब्रिज, रेलवे क्रॉसिंग वगैरह वगैरह जो भी है, वो सारी चीज़ें वो देगी। तो अब 3 साल का ये एग्रीमेंट क्यों किया है मैं बता रहा हूँ आपको। कल को अगर केपी शर्मा ओली हट जाते हैं, उनकी गद्दी छिन जाती है, तो ये एग्रीमेंट को वो फिर 3 साल बाद नल एंड वॉइड कर सकते हैं चाइना। क्यों ना, अगर दोबारा से केपी शर्मा ओली हो या कोई कम्युनिस्ट पार्टी का और एक नेता मंत्री बन के आता है पूरे बहुमत से, तो क्या होगा, दोबारा एग्रीमेंट करेगा चाइना नेपाल के साथ, और इस बार बोलेगा कि हाई इंटरेस्ट रेट पे मैं लोन देता हूं, और जो कि नाकाम वाले प्रोजेक्ट्स, उन प्रोजेक्ट्स को बनाएगा वो नेपाल के भीतर, और धीरे धीरे वो सारे प्रोजेक्ट्स अपने कब्जे में ले लेगा। आप लोगों को पता है कि नहीं, पाकिस्तान में चाइना ने वैसे ही प्रोजेक्ट्स पूरे पाकिस्तान में बनाए हैं जिससे आमदनी कुछ नहीं हो रही है। अब पाकिस्तान का हालत इतना खराब हो चुका है कि दुनिया भर में वो भीख मांग रहा है, हर देश में जाके भीख मांग रहा है, IMF से भीख मांग रहा है, वैसे ही कर रहा है। अब बांग्लादेश में जाके घुसा है, तो बांग्लादेश की हालत तो आप लोगों को पता है क्या है। तो चाइना ये सब करता रहता है। देखिए चाइना जो है वो लोन क्यों देना चाहता है, क्यों ना, बहुत कमाई होती है, और क्या करता है, वो प्रोजेक्ट्स जो होती है बहुत खींचता रहता है। अगर 3 साल का प्रोजेक्ट है, फिर क्या होगा, वहीं पे गड़बड़ी जब फैल जाती है उस देश में, अगर कोई सिक्योरिटी कंसर्न हो जाता है, तो प्रोजेक्ट्स को जो म्याद जो है वो बढ़ा देता है। 3 साल की जगह 6 साल, जब 6 साल हो जाता है तो प्रोजेक्ट कॉस्ट अगर 200 करोड़ है, वो बढ़ के चला जाता है
600 करोड़ हो जाता है, तो इससे उसका मुनाफा बहुत ज़्यादा होता है। तो चाइनीज़ कंपनीज जो हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, सबके अच्छे कमाई होती है। उसके अलावा जिस सरकार में जो प्रधानमंत्री है, जो भी है, जिन्होंने ये प्रोजेक्ट को लाया है अपने देश में, उनकी भी पॉकेट भरते रहते हैं वो लोग। तो इसी तरह से काम होता है। अब हिंदी में कहावत है ना, ऐसा ऐसा चाइना इस जो कहावत पे फिट बैठता है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे हमने ठगा नहीं। मतलब चाइना हर किसी को अपना सगा मानता है और हर किसी को वो ठगता है। उसका एक उदाहरण मैंने पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दिया था। अब दूसरा जो है, मैं हाल फिलहाल की मैं बात कर रहा हूँ, नेपाल में क्या कर रहा है चाइना। अब नेपाल में क्या है, 2023 में उन्होंने एक वैल्यू एडेड टैक्स लगाया है, वैट जिसे कहते हैं। किस पे लगाया है? जो इंटरनेशनल एयर सर्विसेज हैं, जो कि बाहर की देशों की जो एयरलाइंस जो ऑपरेट करती हैं, उनके ऊपर वैट लगाया हुआ है। तो देखिए, जब वैट लगाया है, दूसरे सारे देशों के जो एयरलाइंस ऑपरेट करती हैं वो वैट देते हैं। चाइना जो है अभी आंखें दिखा रहा है नेपाल को। उसके 4 एयरलाइंस जो हैं, आज तक 2023 से 24 ख़त्म होने को आया है, दिसंबर के महीने में, आज तक उन्होंने वैट नहीं दिया हुआ है। वैट नहीं दिया हुआ है। और पता है आपको उसकी रकम क्या है? रकम आज के डेट में आके खड़ा हुआ है नेपाल का 4 अरब रुपए। नेपाल इज 4 बिलियन रुपीस, जो कि अगर हम यूएस डॉलर्स में कन्वर्ट करें तो करीबन $30 मिलियन का वो उन्होंने बिल्कुल भरा ही नहीं वैट। और वो एयरलाइंस कौन कौन है? एयर चाइना है, चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस है, चाइना सदर्न एयरलाइंस है और सिचुआन एयरलाइंस है। ये 4 एयरलाइंस है, उन्होंने वैट 1 पैसे का नहीं दिया है। अब बोल क्या रहे पता है आपको? अब बोल रहे केपी शर्मा ओली तो हमारा आदमी है, तो ये वैट जो है इंटरनेशनल जो रूल्स है और जो लॉ है उसका वायलेशन हो रहा है, तो हम ये सब नहीं देंगे। और केपी शर्मा ओली तो अपना आदमी है, तो वो क्या कर रहे हैं, डिप्लोमेटिक चैनल से बैकडोर डिप्लोमेसी और लॉबिंग कर रहे हैं कि जो नेपाल का सरकार, अभी का मौजूदा सरकार जो है, ये जो वैट का अमाउंट है जो कि खड़ा होता है $30 मिलियन का, उसको बिल्कुल माफ़ कर दे। तो नेपाली कांग्रेस को भी सोचना चाहिए कि ये अगर माफ़ी दे देते हैं केपी शर्मा ओली, तो नेपाल का कितना बड़ा नुकसान होगा। जबकि हर दूसरे देश का एयरलाइन जब वैट दे सकता है, वो लोग क्यों नहीं दे सकते? कमाई तो बहुत अच्छी करते हैं वो लोग। जब तुम लोन दे रहे हो इतने हाई इंटरेस्ट पे नेपाल को और पैसे वापस ले रहे हो, तो वैट देने में क्या हर्ज है? देखिए, एक तरफा मैं बोल रहा था ना, तो ये जो है ना, जब अपनी बारी आती है वो ठगते हैं। इसीलिए तो मैंने कहा ना, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं, वो है चाइना। इसीलिए मैंने कहा था। अब और एक बात है, ये चाइनीज़ जो हैं, ये लोग बड़े शातिर होते हैं। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ना, देखिए, ये केपी शर्मा ओली जाने से पहले एक प्रोफेसर उनका चाइना का आया था नेपाल में, सिर्फ प्रेशर डालने। मैं बता रहा हूँ, ये प्रेशर डालने आया था कि देखिए, आप लोग अगर चाइना की बात नहीं मानेंगे तो चाइना आपके साथ ज़्यादा वो नहीं रहेगा। उसको क्या लगा था? चाइना को क्या लगा था? चाइना को लगा था कि केपी शर्मा ओली को तो भारत ने मना कर दिया, भारत ने इनविटेशन नहीं दिया, तो हम लोग इनविटेशन दे दिया। अभी केपी शर्मा ओली खुश हो गया है, अब आएगा, हम जो बोलेंगे वो एग्रीमेंट साइन करेगा, फिर जाएगा। लेकिन उनको पता नहीं था कि नेपाली कांग्रेस उस पर हस्तक्षेप कर देगा, मना कर देगा कि नहीं, चाइना के टर्म्स पे एग्रीमेंट साइन नहीं होगी। तो इस पर वो राजी नहीं हुए थे। तो उनके यहाँ एक वैंग पेन, एक रिसर्च फेलो है, इंस्टीट्यूट ऑफ स्टेट गवर्नेंस एट हुआनजोंग यूनिवर्सिटी वुहान में, जहाँ से कोरोना वायरस निकला था। उसी के बगल, उसी जगह से, वहाँ का एक यूनिवर्सिटी का वो एक रिसर्च फेलो है। वो पहले क्या हुआ करता था पता है आपको? डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल नेशनल एकेडमी ऑफ बेल्ट एंड रोड ग्रीन डेवलपमेंट, बीजिंग में। तो ये जो है, ये साउथ एशिया का वो एक ऑब्जर्वर है। तो ये आया था काठमांडू में, ये जो कांतिपुर कॉन्क्लेव होता है 2024 अटेंड करने। ये एक ही हफ्ते पहले
शर्मा के पी शर्मा ओली चाइना जाने से एक हफ्ते पहले हुआ था। वहाँ पे उसने कहा था, जब उनसे पूछा गया था कि भाई नेपाल तो तुम्हारा सबसे करीबी जो है पड़ोसी है, तो तुम लोग नेपाल में क्यों नहीं इन्वेस्ट करते हो? तो उसका जवाब क्या था पता है आपको? तो है, ठीक है, हम लोग वो करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि ना नेपाल में जो है चाइना कार्ड प्ले किया जाता है। तो इन्होंने पूछा कि भाई चाइना कार्ड क्या है? ना, चाइना कार्ड प्ले किया जाता है जो कि पाकिस्तान नहीं करता है, इसीलिए तो हम पाकिस्तान में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं और नेपाल में कम इन्वेस्ट करते हैं। तो इन्होंने पूछा कि भाई ये चाइना कार्ड क्या है और ये पाकिस्तान क्या प्ले नहीं करता है? तब उसने समझाया कि देखिए, पाकिस्तान में जो है कोई भी सरकार आए, किसी भी पार्टी की सरकार आए या वहाँ का आर्मी हो, वो कभी भी चाइना को किसी चीज़ के लिए ब्लेम नहीं करता है। तो वो लोग चाइना कार्ड नहीं खेलते हैं। लेकिन आपके देश में क्या है? आपके देश में हर चीज़ में चाइना का पॉलिटिक्स प्ले करते हो, आप चाइना को इस्तेमाल करते हो आपके राजनीति में, इसीलिए हम आपके यहाँ इन्वेस्ट नहीं करते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप लोग चाइना के बारे में एक शब्द नहीं बोलोगे और चाइना जो बोलेगा वही मानोगे, तब जाके हम आपके यहाँ इन्वेस्ट करेंगे। अब पाकिस्तान को भिखारी बना के छोड़ दिया है, अब वो चाहता है कि ऐसे ही नेपाल भिखारी बन जाए। लेकिन नेपाल के लोग क्या थोड़े ना बेवकूफ़ है जो उनको बेवकूफ़ बना के वो चले जाएंगे लूट के, नहीं है। तो नेपाली कांग्रेस जो है उसने टांग अड़ा दी, तो अब ये प्रेशर भी उनका काम नहीं करा। तो इसी तरह से ये अभी परिस्थिति है। अब ऐसा सिचुएशन है कि के पी शर्मा ओली चाइना गए, चाइना से वापस आएंगे। उन्होंने वहाँ चाइना में भी कहा है कि हमारा जो ट्रेड और कॉमर्स बहुत बढ़ेगा, ये होगा वो, भाई वो तो होगा ही। चाइना अभी अगर नहीं बेचता है तो खाएगा क्या? चाइना को भी बेचना पड़ेगा, उसको ट्रेड बहुत बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ना चाइना का जो इकोनॉमी है बिल्कुल ख़त्म हो रहा है, धीरे धीरे चरमरा रहा है। तो चाइना को अभी छोटे से छोटे देश के साथ उसको ट्रेड करना है। पता है आप लोगों को बांग्लादेश के साथ वो ट्रेड क्यों करना चाहता है? इसीलिए तो बांग्लादेश के एक टेरर आउटफिट को बीजिंग बुलाया गया है, उनके साथ मीटिंग करें कि चाइना में एक बांग्लादेश में एक माहौल क्रिएट किया जाए जिससे कि उनका ट्रेड बढ़े, तो वो सामान बेचे। बांग्लादेश में अभी इंडस्ट्री ख़त्म है, तो इंडस्ट्री जब ख़त्म है तो वो इस्तेमाल करेंगे ये जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है बांग्लादेश के भीतर कि कैसे इंडस्ट्रीज़ और ना पनप पाए, मतलब ना चल पाए। तो क्या होगा? चाइना अपना माल बांग्लादेश में भेजेगा और बेचेगा, तो इसी तरह से वो व्यापार करेगा और आमदनी कमाएगा। वही चीज़ वो नेपाल में करेगा, वही चीज़ वो पाकिस्तान में कर रहा है, वही चीज़ वो ईरान के साथ कर रहा है, वही चीज़ वो रशिया के साथ कर रहा है, वही चीज़ वो मालदीव्स के साथ कर रहा है, वही चीज़ वो श्रीलंका के साथ कर रहा है, वही चीज़ वो साउथ ईस्ट एशिया सब के साथ कर रहा है। यही वेंग पेंग जो है, ये जो डायरेक्टर जनरल था BRI का, जो ग्रीन इनिशिएटिव का डिप्टी सेक्रेटरी जनरल, उसने एक बात और कही कि चाइना का जो है सिर्फ भारत के साथ बॉर्डर इश्यूज़ है और हमारे साउथ ईस्ट एशिया में किसी देश के साथ कोई बॉर्डर इशू नहीं है। अगर उसको पता नहीं है तो मैं याद दिला दूँ, मेरे जो है दोस्तों आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ कि चाइना का भारत के साथ, उसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया के हर देश के साथ, ताइवान को अपना मानता है, जापान के साथ उसके प्रॉब्लम्स है, फिलीपींस के साथ उसके प्रॉब्लम्स है, वियतनाम के साथ उसके प्रॉब्लम्स है, ब्रुनेई के साथ उसके प्रॉब्लम्स है। साउथ एशिया जो साउथ चाइना सी जिसे बोलता है वो, उसको वो पूरा समुंदर वो अपना बोलता है। फिलीपींस के जो साइड पे समुंदर है उसको भी अपना बोलता है, ब्रुनेई के साइड, वियतनाम के साइड, हर चीज़ को अपना बोलता है वो। उसके अलावा उसको रशिया के साथ भी बॉर्डर इश्यूज़ है। तो ऐसा नहीं है, उसके हर किसी के साथ बॉर्डर इशू है। सिर्फ भारत जो है आंखें दिखाता है चाइना को, इसीलिए चाइना ये बात बोल रहा है। और एक बात है, अभी जो लद्दाख में जो घुस आया था और कब्जा करके बैठा हुआ था, कब्जा करके बैठा नहीं था, वहाँ पे आर्मी खड़ी की थी। अब भारत जब उसका दुगना आर्मी लेके खड़ा कर दिया बॉर्डर पे, वो आराम से अभी पीछे हट गया। क्यों ना, अभी सर्दियाँ हैं, उनके सोल्जर्स जो हैं, PLA का जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी का जो सोल्जर्स, वो खड़े नहीं सकते हैं इतने ठंड में। भारत का क्या है, भारत सियाचिन में भी खड़ा हो सकता है
अपने सोल्जर्स इतने मतलब वो है, ट्रेंड है, तो सर्दी जितना सर्दी हो -60 डिग्री तक वो कहीं पे भी लड़ सकते हैं। तो ये है भारत की आर्मी। तो चाइना जो है ना नेपाल को अपने फांदे में फंसा पाया, ना उसको लोन के चपेट में ला पाया। तो अब लेकिन क्या है, अब जो है केपी शर्मा ओली को अभी वो हटाना भी नहीं चाहेगा, क्यों ना, केपी शर्मा जब तक हैं तब तक चाइना का भरोसा है कि हाँ, हमारा आदमी नेपाल पे बैठा हुआ है, तो पीठ पीछे वो कुछ कर सकता है हमारे लिए। तो इसी तरह से भारत भी अभी जो है केपी शर्मा ओली के ऊपर नज़र गड़ाए बैठे हुए हैं कि वो क्या हरकतें कर रहे हैं। एक तो मैप का तो इशू कर दिया है उन्होंने, देखते हैं आगे अभी होने क्या वाला है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो अगले वीडियो तक नमस्कार।